रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। किसान भाई बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सतेंद्र सिंह। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रतिमा। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी का नमूना लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और मृदा स्वास्थ्य क्या होता है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आज का टॉपिक हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद टॉपिक होगा, क्योंकि जिस खेत में हम फसल उगाते हैं उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है और समय समय पे उसके स्वास्थ्य की जांच होनी बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नमूना इकट्ठा करना होगा हमारे किसान भाइयों को, और वो नमूना किस तरीके से इकट्ठा करें, नमूना इकट्ठा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई है जो है, और इसके साथ साथ जो है नमूना से आए हुए रिजल्ट के आधार पर कौन सी फसल लगानी है और उसमें कितना रासायनिक उर्वरकों का और अन्य कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें उस पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारे किसान भाइयों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब मिट्टी का नमूना लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, मिट्टी जो होती है ना, ये कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है फसल उत्पादकता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मिट्टी के उत्तम स्वास्थ्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकृति और तमाम हम लोगों जैसे इंसानों के द्वारा कई बार जो है मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसमें कमी आ रहा है, और ये जो कमी है ये केवल एक वैश्विक चुनौती मात्र ही नहीं है, बल्कि ये कई जो विकासशील देश हैं प्रतिमा, इसमें ये जो कमी आ रही है मिट्टी के स्वास्थ्य में, ये एक समस्या का अब रूप लेता जा रहा है। मिट्टी की संरचना और मिट्टी के गुण के आधार पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें समरूपता नहीं होने के कारण अगर मिट्टी के खेत का जो नमूना लिया जाता है ना, वो कहीं जगह से अगर मिट्टी के खेत का नमूना ले लिया गया तो वो पूरे खेत की जो है ना स्थिति का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी मिट्टी का नमूना लेना, जैसे कि अगर खेत एक समान नहीं है या फिर जो है मिट्टी के जो संरचना है या उसका जो गुण है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल रहा है, तो ऐसे खेत का जो है नमूना, ऐसे खेत में मिट्टी का नमूना हमारे किसान भाई कैसे लें, इसके लिए जो है नमूना लेने की विधि को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर सही ढंग से मिट्टी का नमूना एकत्र नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी का जो परीक्षण करवाते हैं या जांच करवाते हैं, वो जांच करवाना भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी का परीक्षण के परिणाम भी जो आएंगे वो मिट्टी पूरे खेत के जो स्थिति है उसको अगर नहीं बता पाते हैं तो वो सही नमूना लेना नहीं माना जाएगा जो है। अब मिट्टी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पर कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं, पौधों की जड़ों के साथ साथ जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे से जो है संबंध बना करके रखते हैं। तो इनके साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य को भी संतुलित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में चलती रहती हैं। तो मिट्टी के जो गुण होते हैं, जैसे 3 गुण होता है मिट्टी का मुख्य रूप से, मिट्टी की जो भौतिक दशा है, मिट्टी की जो रासायनिक दशा है और मिट्टी की जो जैव दशा है जिसको बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये तीनों के बीच में एक सामंजस्य बनना बहुत ही ज़रूरी होता है एक स्वस्थ मिट्टी के लिए प्रतिमा। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने बताया, भौतिक दशा 3 तरीके के कण हैं, सैंड, सिल्ट और लोम। इनके अलग अलग जो है परसेंटेज में मिलने के कारण अलग अलग तरीके की मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तमाम तरीके की मिट्टी जो है वो मिट्टी, तो उसकी भौतिक दशा क्या है, इसके साथ साथ जो है उसकी रासायनिक दशा क्या है कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं।
ठीक है। और इसके बाद उसकी मिट्टी की बायोलॉजिकल दशा में कि उसमें सूक्ष्म जीव कितने हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्या आधार है, कितना क्रियाशील है। तो ये सब चीज़ों का सामंजस्य है कि नहीं है, हमारी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है, ये सब जांचने के लिए जो है मिट्टी का सैंपल लेना, जिसको बोलते हैं मिट्टी का नमूना लेना, अत्यंत आवश्यक है। और सही मिट्टी का नमूना कैसे कलेक्ट करें, ये इस बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है, जिसके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे जी। पहली चीज़ तो मिट्टी की संरचना और गुण जैसे है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है। अगर मान लीजिए कहीं पर छांव है, कहीं पर छांव नहीं है, या कहीं पर पुराने समय में हमारे किसी किसान भाई ने जो है कोई जो गोबर की खाद फेंकते हैं उसका वो घूर लगा करके रखा है और घूर को उठा लिया और गलती से मिट्टी का कलेक्शन वहीं से मिट्टी का सब नमूना ले लिया, तो वो सही मिट्टी लेने का नमूना नहीं है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत में अलग अलग जगह से मिट्टी का नमूना लेना होगा, तब वो जा कर के पूरे खेत की मिट्टी की दशा को बता पाएगा जो है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसपे के बारे में हम लोग आगे उस पे बात करेंगे। जी। मृदा नमूना लेने में किसान भाई बहनों को कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए ये टॉपिक जो है सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मिट्टी का नमूना, हम लोगों ने भी बात किया कि मिट्टी का नमूना क्यों लेना है। अब सावधानियों की बात करते हैं, तो सावधानियों में जो सबसे पहली सावधानी रखनी है कि जो प्राथमिक नमूना लेना है उसको टेढ़े मेढ़े स्वरूप में जो है खेत से इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह से मिट्टी ले लिया पूरे खेत में से, या एक सिधाई से मिट्टी ले लिया। तो हमेशा जो है खेत में टेढ़े मेढ़े स्वरूप से मिट्टी को एकत्रित करना चाहिए। डब्लू शेप बना लें, एम शेप बना लें, या किसी तरीके का कोई शेप खींच लें उसमें जो है। जैसे डब्लू शेप अंग्रेजी का जो डब्लू अक्षर होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी के डब्लू अक्षर में जो है कितने पॉइंट्स बनते हैं। जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से लेकर के नीचे वाली लाइन तक 2 पॉइंट्स बन गए, फिर ऊपर गया तीसरा पॉइंट, फिर नीचे आया चौथा पॉइंट, फिर और ऊपर गया तो 5वां पॉइंट। तो एक डब्लू लिखने में या एम लिखने में 5 पॉइंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से डब्लू शेप में खेत से कम मतलब 5 जगह से मिट्टी का नमूना लें और टेढ़े मेढ़े स्वरूप में हमेशा लेना चाहिए। दूसरी जो सावधानी किसान भाइयों को बरतनी चाहिए वो ये है कि प्रतिवर्ष जो है एक ही समय अवधि पर मिट्टी का नमूना जो है इकट्ठा करना चाहिए। और तीसरा, जैसे पुराना बांध है या दलदली जगह है या कहीं पे खाद रखा हुआ है, पेड़ है या जो सिंचाई की नाली है, या हाल में ही वहाँ पर जो है उर्वरक डाला गया है, ठीक है, ऐसी जगह से नमूना नहीं लेना चाहिए और वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना करके ही खेत से नमूना लेना चाहिए। चौथी चीज़ जो है, अधिक गहराई से नमूना एकत्रित करने के लिए फावड़े के बजाय किसान भाइयों को चाहिए कि एक वो औजार आता है जिसको बोलते हैं बर्मा, तो बर्मा का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है अधिक गहराई से, अगर आवश्यकता है तो अधिक गहराई से मिट्टी ले सकें जो है। पांचवी चीज़ है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण के लिए जो नमूना लेते हैं, वो नमूना लेने के लिए जो यंत्र होता है वो बढ़िया से साफ़ होना चाहिए, जंग रहित होना चाहिए, और कोशिश करें कि अगर वो स्टील का बना हुआ है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए नमूना लिया जा रहा है। और नमूने को जो है, जो मिट्टी का नमूना लिया उसको साफ थैलों में भर के जो है, और एक छायादार स्थान पर जो है और हवा में उसको मिट्टी को सुखाना चाहिए जो है। आखिरी सावधानी जो मेरे हिसाब से है बरतनी चाहिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि नमूना हम लोग ले लेते हैं और उस पर पेन से कुछ लिख दिया, तो वो बाद में जो है पेन से जो लिख देते हैं वो धुंधला हो जाता है और पढ़ने में नहीं आता है कि ये मिट्टी का नमूना हम कहाँ से लिए थे, कौन से खेत का लिए थे, या अगर हमने मान लीजिए 10 किसानों के यहाँ से इकट्ठा किया तो ये कौन से किसान के यहाँ से लिए थे, अगर पेन से लिख दिए धुंधला होगा। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी लेबलिंग करें, जो भी लिखावट करें, जो जानकारी लिखें नमूने पर जो है, वो पेंसिल से अगर लिखते हैं तो पेंसिल से लिखा हुआ नमूना नहीं मिटता है। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए जो मिट्टी का नमूना लेने में। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा उर्वरता के स्तर में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एक
अलग अलग मानक पे अलग अलग मृदा का जो उर्वरता का स्तर होता है वो भी भिन्न भिन्न है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो अगर 5%, 0.5% से कम है तो वो निम्न स्तर पे माना जाएगा। अगर 0.5 से लेकर के 0.75 के बीच में है तो उसका स्तर जो है मध्यम माना जाएगा। और 0.75 से % से अगर ऊपर है कार्बनिक कार्बन की मात्रा तो वो खेत में उच्च मात्रा में माना जाएगा जो है। इसी तरीके से अगर उपलब्ध नाइट्रोजन को हम देखें और इसका यूनिट जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर रखते हैं तो उस दशा में अगर 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है तो वो निम्न स्तर की श्रेणी में आएगा। 280 से 560 किलोग्राम अगर है तो वो मध्यम की श्रेणी में आएगा। और अगर 560 किलो से ज़्यादा नाइट्रोजन खेत में उपलब्ध है प्रति हेक्टेयर जो है तो वो माना जाएगा कि उपलब्ध नाइट्रोजन उच्च मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरीके से अगर फास्फोरस की बात करें तो 10 किलोग्राम से अगर कम है तो निम्न स्तर में आएगा। 10 किलोग्राम से लेकर अगर 25 किलोग्राम के बीच में है तो मध्यम स्तर माना जाएगा उसका। और अगर फास्फोरस की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो उच्च स्तर में माना जाएगा। इसी तरीके से अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी जो है अगर 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो निम्न स्तर माना जाएगा। 110 से 280 के बीच का जो लेवल है उसको मध्यम स्तर माना जाता है। और अगर 280 से ऊपर जो है 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा पोटास की मात्रा उपलब्ध है मिट्टी में तो उसको पोटास का उच्च स्तर माना जाएगा जो है। उपलब्ध अगर सल्फर की बात करें पीपीएम में है तो करीब जो है इसमें 8.3 के आसपास है जो कि मृदा उर्वरता स्तर को दिखाता है जी। अब इसमें अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी जोड़ें तो जस्ता जैसे है, जस्ते का जो है नॉर्मल जो रेंज है वो 0.5 से लेकर के 1% के बीच में 1 ppm के बीच में होना चाहिए। आयरन 2.5 से 5.8 ppm होना चाहिए। मैंगनीज 2.0 से लेकर के 4.0 ppm में होना चाहिए। तांबा 0.2 से लेकर के 0.5 ppm में होना चाहिए। इसी तरीके से बोरान 0.5 से लेकर के 1 ppm होना चाहिए। मालिब्डेनम की बात करें तो 0.05 से लेकर के 0.2 ppm के बीच में होना चाहिए। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो है मृदा में आंतरिक सीमा है। और अभी जो हमने बात किया कि जो लघु पोषक वो ये उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये कुछ डाटा थे जो कि हम लोग जो है एक नॉर्मल जो मिट्टी का रेंज होता है, नॉर्मल मिट्टी में जो है उपलब्ध जो पोषक तत्वों का स्तर होता है वो हम लोगों ने उस पर बात की। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि अलग अलग तरह की मिट्टी का पीएच मान कितना कितना होता है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जैसे जो बहुत ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान जो है 4 से 6 के बीच में होता है। और उच्च अम्लीय मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान जो है 4.6 से लेकर के 5.5 का पीएच मान जो होता है वो उच्च अम्लीय मिट्टी माना जाता है। जो मध्यम अम्लीय मिट्टी होती है उसका पीएच जो है 5.6 से लेकर के 6.5 तक का पीएच का होता है। और स्लाइटली या बहुत कम अल्प अम्लीय जो होता है वो 6.6 से लेकर के 6.9 के बीच की जो पीएच है मान वो अल्पीय अम्लीय मिट्टी में माना जाएगा। 7 जो है 7 अगर किसी मिट्टी का पीएच है तो वो उदासीन माना जाएगा। अब 7 से अगर ऊपर होता है 7.1 से लेकर के 8.5 तक है तो थोड़ा उस मिट्टी को बोलेंगे कि मध्यम क्षारीय है। लेकिन अगर मिट्टी का जो है पीएच मान 8.5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी का नमूना लेने का सही समय क्या होता है और कितनी आवृत्ति पर यह नमूना लेना चाहिए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए नमूना लेने के लिए जो है जैसे रबी फसल की कटाई के बाद या खरीफ फसल की बुआई के 2 से 4 सप्ताह के पहले जो है मिट्टी का नमूना लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और सामान्यतः जो है हर 3 वर्ष में एक बार जो है मिट्टी का जो है
मिट्टी का नमूना लेना चाहिए और उसके मृदा परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन अगर जो है बहुत ही ज़्यादा किसान भाई अगर बहुत ज़्यादा सघन खेती करते हैं, उस दशा में जो है प्रतिवर्ष जो है अगर नमूना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो है। जी, किसान भाइयों बहनों, आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि। और डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि क्या क्या होती है? बिल्कुल प्रतिमा, ये सबसे मूल क्वेश्चन आपने पूछा कि हमारे किसान भाइयों को अगर अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेना है तो सही विधि क्या हो सकती है। अभी हम लोगों ने सावधानी पे बात किया, अब बात करते हैं सही विधि पे। तो सही विधि के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले जो है प्रतिमा, खेत का सर्वेक्षण करना ज़रूरी होता है कि हमें किस खेत से जो है मिट्टी का नमूना लेना है। तो अब खेत में क्या देखना है, हमको देखना है कि मिट्टी की बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, कटाव का परिणाम कैसा है, ढलान कैसे है, ऊंचाई कैसी है, और अलग अलग चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो है ही मिट्टी का नमूना लेना है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि उगाई जाने वाली फसल किस तरीके की फसल है जो उगाई जानी है, मतलब कि वो गहराई में उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं या उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती हैं। और दूसरा, नमूना ली जाने वाली जो मिट्टी है वो किस तरीके की, उसमें हमको कौन सा फसल उगाना है, सीरियल क्रॉप्स उगाना है, सब्जी उगाना है या मौसमी फसलों की खेती करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रख करके ही हमको मिट्टी का नमूना लेना है। अब जैसे अगर बात करें कि अनाज है, सब्जी है या मौसमी फसल है जो है, उसके लिए मिट्टी का नमूना लेने के लिए किसान भाई चाहें तो खुरपी का, कुदाल का या फावड़े का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं नमूना लेने के लिए। और इसका नमूना लेने के लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, जिसमें कि मिट्टी के सतह से जो है 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में जो है वी आकार का जो है एक वी आकार का मिट्टी खोद करके और उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो है उसके एक तल से लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर मोटी जो है रोटी जैसा टुकड़ा काट लेते हैं एक तल से, और दूसरे तल से भी 2.5 सेंटीमीटर मोटा जो है रोटी जैसा टुकड़ा काट लेते हैं। अब इसके अलावा जैसे गहरी जड़ वाली या लंबी अवधि की जो फसलें हैं, जैसे गन्ना है या सूखी खेती के लिए जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है, उसके लिए नमूना जो मिट्टी का इकट्ठा करना है वो अलग अलग, जैसे अलग अलग गहराई से भी इकट्ठा किया जाता है। तो जैसे अगर कोई नया नमूना है, ठीक है, नम नमूना है, नया कह रहे हैं, नम नमूना जो है जैसे गीला है अगर, तो उसके लिए खुरपी फावड़ा या नली बर्मा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर बहुत कठोर मिट्टी है या सूखी मिट्टी है तो किसान भाई चाहें तो एक पेच बर्मा आता है, उसकी मदद से जो है कठोर मिट्टी और सूखी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। गीली मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो पोस्ट होल बाल्टी आता है, उस तरीके का जो बर्मा होता है उसका उपयोग कर सकते हैं जो है। बगीचे में अगर नमूना लेते हैं तो वो ये ध्यान रखना होता है कि वृक्ष की जो जड़ है और जड़ का क्षेत्रफल है उसको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बागवानी फसल के लिए जो है अगर नमूना लेना है तो उसमें ये देखना है कि बागवानी फसल की जो जड़ें हैं वो कितनी गहराई तक गई हुई हैं। अब अगर ज़्यादा गहराई तक गई हुई हैं तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए कि करीब 4 से 5 गड्ढे जो है 150 सेंटीमीटर के गहरे जो है 4 से 5 गड्ढे खोद लेने चाहिए। और गड्ढे की जो सतह है, सतह से 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है लंबवत रूप से चिन्हित करके जो है वहाँ से अलग अलग गहराई से जो है मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना चाहिए जो है। और मिट्टी का नमूना इकट्ठा करने में एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस थैले में उसको इकट्ठा कर रहे हैं हमारे किसान भाई, वो थैला गंदा नहीं होना चाहिए, वो थैला साफ होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब ये सारा मिट्टी का नमूना हमने इकट्ठा कर लिया, अगर
फसल अनाज वाली सब्जियों के लिए तो उसके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ही लेना है। बागवानी फली फसलों के लिए हमने बताया कि 1.5 मीटर का गड्ढा खोद करके करीब 120 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का जो है मिट्टी का नमूना लिया जाना चाहिए। अब नमूना जो सेम गहराई का लिया है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें केवल अनाज वाले फसलों के लिए, तो जो मिट्टी का जो नमूना लिया है उसके नमूने को जो है सबसे पहले तो अगर जो नमूना लिया उसमें अगर ढेला है तो ढेले को तोड़ करके सबसे पहले तो मिट्टी को जो है अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए। अब नमूना मान लीजिए अनाज वाली फसल के लिए किया है, 5 जगह से नमूना इकट्ठा किया है, तो सबसे पहले चाहिए कि 5 जगह का जो नमूना है उसको अच्छी तरीके से उसका जो है मिश्रण बना लें, जो है 5 तरह जगह की मिट्टी को मिश्रण बना लें, और अगर उसमें ढेले हैं तो ढेले को तोड़ करके उसको भुरभुरा बना लें। ठीक है, अब आपने एक मिश्रण तैयार कर लिया। अब मिश्रण तैयार करेंगे, चूँकि 5 जगह से मिट्टी लिया है आपने, तो मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इतनी सारी मिट्टी जो है जाँच के लिए देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से थोड़ी सी मिट्टी जो है जाँच के लिए हमें लैब में देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि अब उस मिट्टी की मात्रा को कम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको जो मिट्टी का नमूना हमने 5 जगह से लिया था उसको मिश्रित कर लिया। मिश्रण करने के बाद जो है उसको एक रोटी नुमा जो है, जैसे रोटी नुमा आकृति में फैलाकर जो है फैला देना चाहिए, और उसको फिर 4 भाग में काट लें जो है। ठीक है, तो 4 भाग में काट लेंगे तो जो विरोधी छोर हैं, एक मतलब 4 भाग में काटे तो जो विरोधी छोर हैं उन हिस्सों को हटा करके जो है, और बाकी जो दो हिस्सा बचा है उस दोनों हिस्से को एक साथ में ले करके उनको फिर मिश्रण कर दें, और मिश्रण करने के बाद फिर उनको वही प्रक्रिया दोहराएं, जिससे कि मिट्टी का नमूना जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जितनी मिट्टी की आवश्यकता है उतनी ही मिट्टी हम जो है जांच के लिए देंगे। अब हमने मिट्टी ले लिया जो भी जांच के लिए देना है, अब उसकी लेवलिंग करना भी बहुत ही आवश्यक है। लेवलिंग करने के लिए क्या करना होगा कि उसके पहचान के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो लेबल लगाएंगे वो एक लेबल जो है थैले के अंदर रखना है, और दूसरा लेबल जो है वो थैले के बाहर जो है बांध देना है। और थैले के बाहर जो लेबल लगाएंगे, जो सूचना पत्र लगाएंगे, उसमें सारे डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि जो मिट्टी का नमूना लिया है वो किस स्थान से लिया है, अगर कोई क्षेत्र संख्या है या कोई अन्य पहचान है तो वो पहचान डाल देंगे, किसान का नाम डाल देंगे, नमूना किस तारीख में लिया है वो तारीख डाल देंगे। इसके साथ साथ उस लेवल में ये भी डालना है कि ये कितनी गहराई से लिया है, और ऊपरी भूमि से लिया है, तराई भूमि से लिया है, या सिंचित असिंचित वो मिट्टी है, ये भी जो है डिटेल उसमें डालना है। प्लस उस खेत में जो है जल निकासी की स्थिति कैसी है, पिछली फसल का इतिहास क्या है, और उसका प्रबंधन कैसे किया गया था, ये सारा अगर डिटेल उस मिट्टी के नमूने के ऊपर जो है, जो लेबलिंग कर रहे हैं, लेबलिंग के ऊपर लिख देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम किस मिट्टी का जांच के लिए भेजा है और उसी मिट्टी का रिपोर्ट हमको मिला है, उसको मिलान करने में फिर हमारे किसान भाइयों को आसानी होगी। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है और किसान भाई बहन ये कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जैसे कि जो मिट्टी का जांच हो जाता है, विश्लेषण हो जाता है, विश्लेषण के बाद मिट्टी परीक्षण के निष्कर्षों की जो व्याख्या होती है वो अलग अलग स्तर पे किया जाता है। जैसे सारणी से 1 से 4 सारणी बना के किया जाता है। इसमें जैसे पहला चीज़ है कार्बन कितना है, उस मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व कितना है, उसमें घुलनशील लवण कितने हैं, और उस मिट्टी का पीएच क्या है। तो ये 4 जो सारणियाँ होती हैं वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बनाई जाती हैं। अब स्वास्थ्य कार्ड क्या है और इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व स्तर पे प्रतिमा देख रही हैं कि जनसंख्या में निरंतर जो है वृद्धि हो रही है, और खाद्यान्न जो है उसकी मांग में भी वृद्धि हो रही है, और उसकी वृद्धि के साथ साथ जो उपयोगी भूमि है, प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो उपयोगी भूमि जो है वो प्रति व्यक्ति जो है कम होता चला जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए जो है मिट्टी की उर्वरता की स्थिति का अगर पता नहीं लगाएंगे तो
बिना पता लगाए जो है सही मात्रा में कितना उर्वरक डालना है, कितना कीटनाशक डालना है, अगर उसको अविवेकपूर्ण ढंग से करेंगे, ज़्यादा करेंगे या अनुपातहीन मात्रा में अगर इसका करेंगे तो इससे क्या होगा, फसल का उत्पादन पे भी असर पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है हमारी आर्थिक स्थिति जेब पे भी पड़ेगा कि हमने बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया और उतने खाद की ज़रूरत थी नहीं जो है। तो उससे और होगा क्या कि मिट्टी और पर्यावरण इसके भी स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खेतों में पोषक तत्वों की सही स्थिति का आकलन करने के लिए भारत में जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसकी योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत मिट्टी के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक उपकरण के रूप में वितरित किया जाता है। अब ये कार्ड जो है मिट्टी के स्वास्थ्य के जो संकेतक हैं, तमाम तरीके से संकेतक हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो 12 संकेतक हैं, जैसे कि जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जस्ता, आयरन, तांबा, मैंगनीज, बोरान और इसके साथ साथ पीएच और ईसी के संदर्भ में जो है मिट्टी के स्वास्थ्य की स्थिति का पूरा विवरण बताते हैं। इसके अलावा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड किसानों की जो भूमि जोत है वो उसके आधार पर जो है कौन से उर्वरक और उर्वरक की जो संतुलित मात्रा है उसमें भी सहायक होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अलग अलग फसल चक्र अपना करके कम व्यय में, कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी फसल जो है अच्छे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की होने की वजह से हमारे किसान भाई जो है उगा पाएंगे जो है। जी, किसान भाइयों बहनों, आज हमने जाना मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि क्या है और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सर ने। हर बार एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ होंगे उपस्थित। दीजिए आज के कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान से मुझे विदा। नमस्कार।